हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 7 विकास यानी इवोल्यूशन। तो विकास जो चैप्टर है उसमें हमें सबसे पहले टॉपिक आता है जीवन की उत्पत्ति। और जीवन की उत्पत्ति में हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी से पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब जो ब्रह्मांड है वो कई सितारों और नक्षत्रों से मिलकर बना होता है। कई सितारे और नक्षत्र मिलकर के क्या करते हैं? परिचालित रूप से चलते हैं और ये एक प्रकार का बना लेते हैं आकाशगंगा। अब ये जो आकाशगंगा है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। सभी ने नाम सुना होगा। मिल्की वे क्या होता है? कई नक्षत्रों और सितारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा या मिल्की वे। अब जो समूह होता है ये एक साथ मिलकर के बनाता है आकाशगंगा। इसी में कई स्टार्स पाए जाते हैं, कई नक्षत्र पाए जाते हैं। अब ये जो नक्षत्र है वो बहुत सारे नक्षत्र आपस में मिलकर के क्या करते हैं? एक प्रकार की गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बहुत हजार करोड़ नक्षत्र सितारे आपस में जब और मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अब ये जो गैलेक्सी है इसमें कई नक्षत्र होते हैं। हमारी जो जैसे पृथ्वी है ये भी एक प्रकार की क्या है? नक्षत्र, या इसे हम ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी के अलावा और भी कई ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? इसे यदि हम क्रमशः देखें तो कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, नेक्स्ट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 क्या होते हैं? ग्रह पाए जाते हैं। ये 8 क्या हैं? ग्रह होते हैं। ओके। अब इन 8 ग्रहों का क्या होता है? इसमें सबसे जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का पावर है, वो कौन होता है? सूर्य। कौन होता है? सूर्य। ये सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। अब सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व होते हैं। ये आपस में नाभिकीय संलयन विखंडन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं अपने अपने परिक्रमण काल के आधार पर। सबका परिक्रमण काल क्या होता है? अलग अलग होता है और सबके अपने अपने उपग्रह होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया ब्रह्मांड की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई? ब्रह्मांड की। अब इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया। कुछ वैज्ञानिक आए जो कहते थे कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो पहले से निर्मित है या हमारे जो भगवान हैं उन्होंने ही क्या की है? जीवन की उत्पत्ति की है, उन्होंने ही जीवों को बनाया है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा ही होती, यानी कि जीवात जीवोत्पत्ति। और कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए जिनका मत था कि जीवों की उत्पत्ति मरे हुए जीवों से, यानी कि अजीवात जीवोत्पत्ति अजीवित जीवों से होती है। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग नियम के आधार पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो कुछ लोगों के जो मत थे वो
प्रसारित हो गए। इसके बाद एक मिलर यूरे आए तो उन्होंने एक बड़े बॉक्स में क्या किया, ऐसा ही वातावरण तैयार किया जैसे कि आदि वातावरण में तैयार था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, मिलर यूरे का प्रयोग। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना होता है, नक्षत्र और सितारों से। और कई नक्षत्र और सितारे करोड़ों की संख्या में जब मिल जाते हैं तो वो बना लेते हैं गैलेक्सी। ओके, अब क्या होता है, गैलेक्सी कई ग्रहों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी एक प्रकार की गैलेक्सी है। अब इसके अलावा और भी कई ग्रह होते हैं जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम से पाए जाते हैं। और इसमें जो एनर्जी का सोर्स होता है, ऊर्जा का सोर्स होता है, वो क्या होता है, सन यानी कि सूर्य। सूर्य से ही क्या आता है, ऊर्जा आती है, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इन्होंने एक थ्योरी बताई थी, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो कई प्रकार के कार्बनिक तत्व थे, अकार्बनिक तत्व थे, उनका महाविस्फोट हुआ होगा, जिस वजह से क्या होता है, कई तत्वों का और जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो महाविस्फोट हुआ होगा जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति होती है। इसी के द्वारा कई तत्वों का निर्माण होता है। अब हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, उसकी उत्पत्ति बाद में हुई थी पहले, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 20,000 करोड़ लगभग, और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 450 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, या 4 बिलियन से 5 बिलियन भी बोल सकते हैं, वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, 450 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। इसके निर्माण के बाद क्या हुई थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कई मत प्रस्तुत हुए जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के फलस्वरूप। अब हम देखते हैं कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, देन इसके बाद जीवों की उत्पत्ति। तो जीवों की उत्पत्ति के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत अलग अलग प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है विशिष्ट सृष्टिवाद। तो जो विशिष्ट सृष्टिवाद है इसे धार्मिकवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धार्मिकवाद। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। तो ब्रह्मा के अनुसार सबसे जो प्रथम इसमें जो बाइबल किताब लिखी गई है, उस बाइबल किताब के अनुसार बताया गया है कि जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति केवल 6 दिनों में हुई है, केवल 6 दिनों में हुई है। तो इनके अनुसार जो पहला दिन है उस दिन हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति, दूसरे दिन हुई है आकाश की उत्पत्ति, तीसरे दिन तारों की उत्पत्ति हुई है, चौथे दिन पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई है, अगले दिन यानी कि 5वें दिन उत्पत्ति हुई है चौथे दिन पौधों की उत्पत्ति हुई है, 5वें दिन उत्पत्ति हुई है पक्षियों एवं मछलियों की, और लास्ट में यानी 6वें दिवस उत्पत्ति हुई है मनुष्यों की। किसकी, मनुष्यों की। मनुष्य में भी सबसे पहले नारी की यानी स्त्री की, फिर बाद में कब हुई, किसकी हुई है, नर की। तो मनुष्य में पहले नारी की उत्पत्ति हुई, बाद में नर की। ये कहानी एक प्रकार की धार्मिकवाद की कहानी है। अर्थात वैज्ञानिकों ने इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताया, इसे महत्वहीन दर्शाया, क्योंकि ये धार्मिकवाद है। और इनके अनुसार पहले जो वैज्ञानिक आए थे उनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति पहले से ही निर्मित थी, जो कि भगवान ने की थी। और उन्होंने बताया था, बाइबल जो किताब है उसमें बताया था कि 6 दिनों में ही पृथ्वी जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। पहले दिवस जो कि पृथ्वी, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन तारे, चौथे दिन पौधों की, और 5वें दिन पक्षियों मछलियों की, 6वें दिन मनुष्यों की। ऐसा कि विशिष्ट सृष्टिवाद में बताया था,
खोज की थी वैज्ञानिक स्यूरोज ने। वैज्ञानिक स्यूरोज ने बताया था कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो पहले से ही किसी भगवान के द्वारा अर्थात भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई है। तो वैज्ञानिक स्यूरोज के अनुसार 6 दिनों में जीवों की उत्पत्ति हुई है। अगला जो है वर्तमान परिस्थितियों का अस्तित्ववाद। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो अचानक से निर्जीव पदार्थों के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? निर्जीव पदार्थों के द्वारा उत्पत्ति हुई है। और इन्होंने क्या कहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति अपने आप ही हुई है, स्वतः और निर्जीव पदार्थों से। तो वैज्ञानिक जो है वो सृष्टिवाद को मतों के अनुसार मानता है, ना कि धार्मिक मतों के अनुसार। थर्ड होता है स्वतः जननवाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतः जननवाद इन्होंने बताया था इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक एनेक्सीमेंडर, कौन से वैज्ञानिक? एनेक्सी, नाम याद रखना। एनेक्सीमेंडर ने बताया था कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, अपने आप हो जाती है, निर्जीव पदार्थों से या किसी अन्य पदार्थों से। स्वतः होने वाली जीवों की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? स्वतः जननवाद। लेकिन इस वाद या इस मत को भी वैज्ञानिकों ने महत्वहीन बताया था। इसके जो वैज्ञानिक हैं वो हैं अरस्तु, जॉन रे। इन्होंने क्या कहा था कि जो सृष्टि है वो पहले से निर्मित है और आगे भी इसी तरह से निर्मित रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। सृष्टि का विनाश भी होगा, जैसे जो चीज़ निर्मित हुई उसका विनाश भी संभव है। तो अरस्तु, जॉन रे ने स्वतः जननवाद दिया था। अब इसके बाद आता है जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी हुई, लुईस पाश्चर, इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो पहले से ही नहीं है, जीवों के द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने कांच के जार में क्या किया? मांस के टुकड़े को रख लिया। तो जो जार है, कुछ जार को क्या किया इन्होंने? ढक दिया, कुछ को नहीं ढका। तो इन्होंने मोटे कपड़े से जार को क्या किया? ढक दिया। अब कुछ समय बाद ये क्या है? मांस के टुकड़े हैं। कुछ समय बाद वैज्ञानिक कौन से? फ्रांसिस्को रेड्डी। जो जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत है वो किसने दिया था? फ्रांसिस्को रेड्डी ने। और लुई पाश्चर ने भी इस सिद्धांत के अनुसार कई अपने प्रयोग सिद्ध किए थे। जो फ्रांसिस्को रेड्डी उन्होंने कांच के जार में प्रयोग किया। कांच के जार में मांस के टुकड़े डाले और कुछ जार को ढक दिया, कुछ को ढका नहीं था। तो जो ढके जार थे उसके आसपास मक्खियाँ तो आई, लेकिन मक्खियाँ अंदर नहीं जा पाई। लेकिन जो खुले जार थे उसके अंदर क्या हुआ? मक्खियाँ प्रवेश कर गई और इनने अपने डिंभक यानी कि अंडे छोड़ दिए। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मांस के जो टुकड़े हैं उस पर कई जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। अर्थात इससे सिद्ध क्या होता है कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? जीवों से ही हुई है। वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोग के द्वारा दर्शाया था, लुई पाश्चर ने भी अपने प्रयोग के द्वारा दर्शाया था। तो जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और इसको मान्यता भी दी गई थी। ब्रह्मांडवाद के अनुसार ब्रह्मांड के द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति हुई, अपने आप स्वतः ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, किसी जीव से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? अकार्बनिक पदार्थ से। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद क्या होता है? आकाशगंगा, गैलेक्सी, ग्रह, नक्षत्रों का विकास होता है। देन उसके बाद क्या होता है? कई तत्वों का निर्माण होता है, यौगिकों का, फिर अकार्बनिक पदार्थ, फिर कार्बनिक पदार्थ, फिर जीवों की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या बने? अकार्बनिक पदार्थ, देन इसके बाद कार्बनिक पदार्थ। तो इन्होंने क्या कहा वैज्ञानिकों ने? अकार्बनिक पदार्थ से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस मत को भी क्या किया गया? बाद में महत्वहीन दर्शा दिया गया। लास्ट में आता है जीव रसायनवाद। इस प्रयोग को मान्यता मिल गई थी और इस प्रयोग के अनुसार, जीव रसायन मत के अनुसार वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? रसायनों से होती है, कार्बनिक पदार्थों से होती है। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था। एक कांच के बड़े से फ्लास्क में इन्होंने एक ऐसा वातावरण किया गया था जैसे पृथ्वी का आदि वातावरण में तापमान या टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पर जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसके अनुसार कौन सा प्रयोग? मिलर और यूरे का प्रयोग। ये जो प्रयोग है
ये अपने आप में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल या प्रयोग है। इसके अनुसार ही क्या होती है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस प्रयोग में एक ऐसा वातावरण या माहौल तैयार किया जाता है जो कि तब था जब पृथ्वी का विकास हुआ था। तो मिलर यूरे का प्रयोग जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये एग्ज़ाम में आता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसका प्रयोग कैसे होता है। पहले तो आप ये याद रखिए कि मिलर यूरे का प्रयोग किसके अंतर्गत आता है, जीव रसायनवाद के अंतर्गत। और इसमें एक ऐसा टेम्परेचर या ऐसा माहौल एक फ्लास्क के अंदर तैयार किया जाता है जैसा कि आदि वातावरण में था। इसमें चूँकि 2 फ्लास्क लिए जाते हैं, एक बड़ा फ्लास्क होता है 5 लीटर का और एक छोटा फ्लास्क होता है। वो हम अपने प्रयोग जो अगला वीडियो है उसमें देखेंगे। अभी आज की वीडियो में हमारा जो इवोल्यूशन है, विकास है, वो कैसे होता है। सबसे पहले ब्रह्मांड का विकास, फिर देन पृथ्वी का, फिर उसमें जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और वैज्ञानिकों ने अपने कौन कौन से मत प्रस्तुत किए वो आज की वीडियो में हमने देखे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके आसपास जो भी 12th में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।